Hello everyone. So yes, yesterday we have discussed about the this criteria which was given by the CBSE for evaluating the students of class 12th result. So in that we have discussed a summary. आज की वीडियो में we'll discuss about the complete tabulation policy which is given by the CBSE. ठीक है, जो उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग आपको evaluate करेंगे. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग को मार्क्स की अलॉटिंग होगी, क्योंकि कल एक जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सा समरी में लेकर ब्रीफ में लेकर के उसके बारे में बात करी थी. सो इसमें ये जो आज का वीडियो रहेगा दिस विल बी हेल्पफुल फॉर टीचर्स ऑल्सो. तो दोनों के लिए ही ये वीडियो रहे, फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से उनका एवेल्यूएशन किया जाएगा, एंड फॉर टीचर्स कि कैसे उन लोग को एवेल्यूएशन करने के लिए बताया गया है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे, क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ कि फिर से कोई भी बाइसिंग नहीं करी जाएगी, बिल्कुल फ्री एंड फेयर मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ये सारी बातें उस पॉलिसी में लिखी हुई हैं. सो विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि कैसे हम लोग भी आप लोग को मार्क्स अलॉट करने वाले हैं और कैसे आप लोग को मार्क्स मिलेंगे, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. See, this is the PDF which is being given by the CBSE on the date of this 17/6/2021. और एक कंप्लीट पॉलिसी इस पे लिखी गई है कि किस तरीके से टीचर्स ने काम करना है, कैसे बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे. तो आप लोग भी इसे खुद से, अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट योर मार्क्स, अगर स्टूडेंट करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो कैलकुलेट, क्योंकि देखिए रिजल्ट बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा जो आपका 10th में रहेगा. So students, see, this is the policy which is being given by the CBSE under the directions of Honorable Supreme Court of India. ठीक है, this you can read in VP Civil number 522 of 2021 in the matter of Mamta Sharma versus CBSE dated on 17/6/2021 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, मेन बेसिक इसका बैकग्राउंड यही है इस पॉलिसी का कि ड्यू टू कोविड-19 यू ऑल नो दैट एग्जाम हैज़ बीन कैंसल्ड. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ 1/6/2021. तो इसके बारे में इसका मेन बैकग्राउंड यही है. नेक्स्ट आ जाते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर सीबीएसई एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, कि क्यों ये पॉलिसी बनाई गई और क्या 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 चैलेंजेस सीबीएसई के सामने आए. सबसे पहला चैलेंजेस यही है कि एग्ज़ाम्स जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर मोड में बच्चे को मार्क्स मिले. तो उसी के लिए ये पॉलिसी है कि किस तरीके से आप लोगों ने इनको इवैल्यूएट करना है, कैसे उनको असेस करना है, इसके बारे में ये चीज़ें आपको बता रहे हैं. अभी फर्दर आगे को हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से काम होगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, सी, दिस इज़ द मोड ऑफ असेसमेंट. जब हम बात करते हैं मोड ऑफ असेसमेंट का, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए बारे में बात होगी, क्योंकि आपका जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है वो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का हो ही गया है. और अगर जिसका नहीं हुआ है, सो सीबीएसई हैज़ डेटेड, इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जब उन्होंने निकाला था, सो इज़ द डेट कि 28 जून तक आप लोग अपना प्रैक्टिकल्स करवा के बच्चे का, अगर किसी भी कारण वो छूट गया है, चाहे उसे कोरोना हो गया था, चाहे वो पहुंच नहीं पाया था, या उसका कुछ भी ऐसा कोई इश्यू हुआ, जैसे क्या पता आपके वहाँ पे एग्जामिनर ही नहीं आ पाए. ठीक है, तो वो चीज़ को ले करके सारी चीज़ें फैक्टर काउंट करके तो सीबीएसई ने बच्चे को एक बारी प्रैक्टिकल के लिए और मौका दिया हुआ है. तो वो प्रैक्टिकल के अलावा अब यहाँ पे जो मोड ऑफ असेसमेंट यहाँ पे लिया गया है, दिस इज़ द असेसमेंट ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन. ठीक है, तो एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, स्कूल हैव कंडक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट एंड एग्जाम्स इन क्लास 12 इन द सेशन ऑफ 2021. राइट, तो अब इसी को लेकर के हम इसमें क्या करने वाले हैं, आपका इवैल्यूएशन करने वाले हैं. जैसे कि जो आपका स्कूल में हो सकता है मिड यूनिट टेस्ट हो, मिड टर्म टेस्ट है, या प्री बोर्ड टेस्ट, जो भी कुछ भी लिया होगा सब कुछ ऑफलाइन या क्योंकि कुछ टाइम बीच में स्कूल्स खुले थे. अगर आपका ऑफलाइन लिया है वेल एंड गुड है, अदरवाइज मोस्टली जो है आपका सब कुछ ऑनलाइन मोड पे सारी चीज़ें हुई हैं. तो इन्हीं के बेसिस पे लेकर के आपका असेसमेंट किया जाएगा. तो देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से पहले आपका असेसमेंट किया जाएगा. सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ क्लास 12th का, क्या क्या चीज़ें आपसे ली जाएंगी, क्या क्या एलिमेंट हम क्लास 12th से उठाने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहले आपका क्लास 12th में जब आप आए होंगे तो लास्ट में आपको या तो यूनिट टेस्ट शुरू से चलते हुए आते हैं, या मिड टर्म, हाफ ईयरली, ठीक है, या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी स्कूल ने कंडक्ट कराए होंगे, इन्हीं में से आपका या तो आपका बहुत बेस्ट वाला एग्ज़ाम लेंगे. जैसे अगर प्री बोर्ड में आप सभी लोगों ने अच्छा किया है तो दे कैन टेक प्री बोर्ड एग्जाम रिजल्ट. ठीक है, क्योंकि 40% इज़ फ्रॉम क्लास 12th. राइट,
और यूनिट टेस्ट आपका लिया जा सकता है या फिर मिड टर्म टेस्ट, या हो सकता है कि इन तीनों का एवरेज मिला करके हम आपको मार्क्स अलॉट करें। ठीक है, तो वो देखा जाएगा, स्कूल टू स्कूल पर डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने इस चीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, आपका हो सकता है कि आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, आप नहीं उसमें अपेयर कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से, तो अब इसमें क्या किया जाएगा, स्कूल अपनी तरफ से एग्ज़ाम अभी करा सकता है अगर इफ़ नीडेड। अगर उनके पास कोई ऐसा सिलेक्टेड डेटा नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो आपको 40% में से नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को, तो स्कूल के पास अथॉरिटी रहेगी कि वो अपना कुछ भी छोटा सा टेस्ट आप लोग का करवा ले या कुछ भी ऐसी काम आपको दे दें जिससे वो रिजल्ट आप बन जाए। क्योंकि आपका कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि किसी ने प्री बोर्ड अपेयर नहीं किया है, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि इसने हाफ ईयरली अपेयर नहीं किया है। ठीक है, और तो उसकी वजह से उसके मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आपका, इसीलिए किसी पर्टिकुलर को नहीं लिया कि आप यूनिट टर्म ही लीजिए या मिड टर्म लीजिए या प्री बोर्ड ही लीजिए, देयर इज चॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है कि यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग गुड। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आते हैं, अब आपका यहाँ से डिसाइड करने के बाद ये स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी वाली चीज़ें आपका ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप कहीं पे नहीं अपीयर होते हैं तो स्कूल को नेक्स्ट स्कूल के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो आपका टेस्ट लेकर के आपको आगे को प्रमोट करे। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज क्लास 10th। अब आते हैं हम क्लास 10th में। तो देखो सबसे अच्छी बात तो इसमें यही है कि इसका 30% दिया जा रहा है, और जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है जिन्होंने 10th क्लास में, उनके लिए तो वेल एंड गुड है ही, है ना। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 10th का जो रिज़ल्ट है वो सीधा 12th में भी लगने वाला है। तो सभी लोग मेहनत करते हैं इस पर, और जिनके नंबर कम हैं तो वो टेंशन ना लें, उनका बेस्ट 3 लिया जाएगा। जैसे जैसे मैंने अगर आपको बोलूँ कि वहाँ पे साइंस होता है, क्योंकि अभी आप पीसीएम वाला बच्चा होगा, इसमें कॉमर्स वाला बच्चा होगा, तो कॉमर्स वाला सोचेगा कि मेरा क्या इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। तो सबके लिए सेम एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट दे हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ 5। अगर आपके साइंस में अच्छा है, आपका एसएसटी में अच्छा है, आपका इंग्लिश में अच्छा है, तो सिर्फ यही सब्जेक्ट्स आपके लिए जाएंगे। किसी दूसरे बच्चे का मैथ अच्छा है, हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो यही 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे 30% के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30% जो है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ट 3 में से। ठीक है, इट इज़ रिटन हेयर कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्क्स टू गिव द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट of omitting the scores of subject in which they underperform due to any reasons। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे क्लास 10th को लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उनका। देखो, क्लास 12th का एग्ज़ाम तो वो नहीं करा पाए, सीबीएसई नहीं करा पाई, बट जब आप लोगों ने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, एट द टाइम आप लोग सभी सीबीएसई के अंडर गाइडेंस में ही एग्ज़ाम आपका हुआ, तभी आपका रिजल्ट भी निकला। तो एक तरीके से आपका बोर्ड का रिजल्ट है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए कि वो ऑलरेडी फ्री एंड फेयर रिजल्ट है आपका, तो उसी को लिए कि उसमें कोई बायसिंग नहीं है बच्चे पे जैसा है, तो इसलिए उसको लिया गया है। कुछ बच्चों का क्वेश्चंस था कि मैम ये क्लास 10th क्यों लिया है, क्लास 11th क्यों लिया है, तो बेटा वो इसी के लिए लिया गया है कि वो ऑलरेडी एक बोर्ड ने आपके लिए कंडक्ट कराया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को लिया हुआ है। और नेक्स्ट आपके लिए ये बेनिफिट ही है, क्योंकि बेस्ट 3 सब्जेक्ट लेंगे तो ऑलरेडी हर बच्चे 10th में रिजल्ट सभी का अच्छा आता है, क्योंकि इट इज़ अ बोर्ड रिजल्ट, हर बच्चा उसमें मेहनत करता है। ठीक है, ना पढ़ने वाला बच्चा भी बोर्ड्स में पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये सबके लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। अब मैं जो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे को प्री प्लानिंग में ही बता दो कि बेटा तेरा 9th का रिजल्ट ना 10th में ऐड होने वाला है, तो बच्चा वहीं से पढ़ना शुरू कर दे, 9th से अपनी स्टडी अच्छा करने लग जाए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं ना यहाँ पे लोग बहुत, मैंने देखा है कि सब लापरवाही रहते हैं 9th में 11th में, और बच्चा लेकिन 10th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं। तो अगर आप पहले ही इनको बता दो कि भाई तुम्हारा 9th का रिजल्ट 10th में लगने वाला है, बच्चा यहीं से अच्छे से पढ़ाई करेगा। ऐसे 11th वाला 12th में, तो आपकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही वेरी गुड वे में होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। खैर, ये तो एक रही अलग बात, फिलहाल तो अभी आपके रिजल्ट के लिए बात हो रही है, क्या पता ऐसा भी हो जाए कभी आने वाले टाइम्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ द एलिमेंट नंबर 3। ठीक है, इधर आते हैं अब हम एलिमेंट नंबर 3, दिस इज़ द क्लास 11th। अब यहाँ से बेटा देखो, अब आपके पास जो चॉइसेस हैं पीसीएम, पीसीबी, या जिसकी कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ है ना, तो यहाँ से भी आपका उतना ही लिया जाएगा। ठीक है, 30% वाला ही सिस्टम यहाँ पे भी किया गया है। तो अब ये क्या है, ये आपका हेल्पफुल रहेगा जो आपने 12th में जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है,
ये इसलिए लिया है क्योंकि पिछले साल आपका कैसा रिजल्ट रहा। अब देखा जाए तो पिछली बार भी कोरोना ही था, तो पेंडेमिक में ही आप लोग कुछ स्कूल्स में प्रमोट कर दिया गया था, कुछ स्कूल्स में सिंपल कोई टेस्ट लिया था, और किसी स्कूल्स ने बाद में जब सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हुई तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से टेस्ट लिया था, ठीक है। तो उसमें बच्चों ने स्कोर अच्छा ही किया है। 11th में भी बच्चों का स्कोर जो है मेरे हिसाब से, जितना मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो मतलब जो हमारे बच्चे भी हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा ही आया है, और भी बहुत सारे बच्चों का 11th का रिजल्ट अच्छा ही बना है अब की बार, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ये पर्पज़ है कि आपके सब्जेक्ट्स जो 12th में हैं वही सेम 11th में भी होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट सेट। जो आप 11th और 12th पढ़ते हैं ना, एक तरीके से कहते हैं कि वो पूरा कंप्लीट सेट है जो आप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ कंप्लीट सेट। इसीलिए दिस क्लास 11th हैज़ बीन इंक्लूडेड इन योर दिस एवेल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इस पर लिखी गई हैं कि बच्चे का यहाँ से आप जितना भी उसका सब्जेक्ट में मार्क्स आया है वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, इन सम द असेसमेंट ऑफ द 12th शुड बी अ कंपोजिट मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th and class 11th, ठीक है। एग्जाम्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन बेस्ट 3 out of 5 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th, ठीक है, एज पर द मॉडरेटेड पॉलिसी, ठीक। तो ये इसके बारे में ये एक पूरा कंक्लूजन जो बात का रहा वो ये है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ये तो थ्योरी मार्क्स के लिए था 30 और 40, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए। तो प्रैक्टिकल में कोई छेड़खानी नहीं होनी है, वो आपका 30 मार्क्स का ही पेपर था, 30 मार्क्स का एक आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसमें कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्क्स आपके अपलोड भी किए जा चुके हैं, और जिन बच्चों का छूट गया था उनका एग्ज़ाम लेकर के अभी जल्द से ही अपलोड कर दिए जाएंगे। 28 जून है स्कूल के पास टाइम अभी, तो वो इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोसीजर भी देख लीजिए कि किस तरीके से मैं हम बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए ये आपका आता है, अगर थ्योरी मार्क्स आपका 80 मार्क्स का हुआ होगा तो प्रैक्टिकल 20, तो वैल्यूएशन आपका आउट ऑफ 100 ही है ना, आउट ऑफ 100 ही वैल्यूएट कर रहे हैं हम उसको, कोई कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए जैसे साइंस स्ट्रीम है तो 70 का ही लगभग पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे से आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं, और मेरी समझ में यही है कि प्रैक्टिकल में बच्चे को अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब जो बच्चा करता है उसको तो डेफिनेटली मिलता है, बट बाकी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी बच्चे ने नहीं, वो उतने कैपेबल है, बट प्रैक्टिकल मार्क्स अगर हम उनके देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो ये तो रही एक बात। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट वही रहेंगे जैसा था, बाकी जो मार्किंग की जाएगी थ्योरी वाला वो यही पार्ट आपका रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज सी this has been stated for this practical internal assessment mark will be as per existing policy, जैसे हैं वैसे ही आपको देने हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने करवा ही लिए थे और लगभग सारे बच्चों ने दिए थे, बट इन केस अगर कोई बच्चा रह गया तो उसके लिए हैं। बाकी इस वाली बात के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कल वाली वीडियो में बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन हमारा हो चुका था, तो इसके लिए हम ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे। वही सेम क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में कितना मार्क्स आपको लेना है, 30, 30, 40, ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन कल आपका हो चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस, हाँ ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे किस तरीके से हम आपका असेसमेंट करेंगे। तो देखो, अगर इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका मार्क्स जो है 80 मार्क्स का पेपर अगर होता है ना, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 30%, 30 और 40 कैसे आप लोग निकालेंगे। तो देखो 80 का जो 30% है क्लास 10th में, तो वो 24 से लिया जाएगा। ऐसे ही जो अब आपने 80 में से गेन किया है उसका भी 30% बना करके, जितना भी आपके मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 14 आ रहे हैं या 14 आ रहे हैं, ठीक है, 15 आ रहे हैं, कुछ भी आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 30% कन्वर्ट करके लिखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लास 11th के लिए भी सेम, अगर 80 का पेपर है, फिर इधर क्लास 12th 40% में से 80 का कन्वर्जन कर देते हैं तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कन्वर्जन सिर्फ इसमें करना है, थ्योरी मार्क्स में कन्वर्जन करना है, प्रैक्टिकल में कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल में कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जाएगा तो वो एज इट इज जैसा है 20 ऐसे ही रहेगा। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स तो फाइनल ये है ना, तो देखिए 30, 30 और ये 40% वाला किस तरीके से होगा देखेंगे आप, 24, 24 इधर आ गया क्योंकि टोटल आप चेक कर लेना इसका, ठीक है, और 32 + 20 आ जाएगा 52, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा 100, क्योंकि मार्किंग तो 100 में से ही है,
ठीक है। ऐसे ही फॉर अदर सब्जेक्ट्स भी है, फिर सॉरी अदर उसके लिए भी है कि अगर आपका एग्ज़ाम ये 70 में से होता है या फिर 60 में से होता है या फिर 50 में से या 30 में से, सेम क्राइटेरिया सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने इस कंप्यूटेशन ऑफ दिस थ्योरी मार्क्स की। बेसिकली इसमें कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में क्या है कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड, इनमें से आपका कोई एक, एनी वन, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए प्री बोर्ड ले लिया, किसी के लिए मिड टर्म ले लिया, कोई एक इसमें से आप लेंगे और उसी वेटेज को डिसाइड किया जाएगा। बट रेफरेंस ईयर भी इसमें कंसिडरेशन होगा। ठीक है, आप लोग ये ना समझें कि आपका प्री बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो आप ये बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया, क्योंकि रेफरेंस ईयर भी आपका लिया जाएगा इसमें। स्कूल का जो रेफरेंस ईयर है, एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, वो मैं नीचे अभी आपसे डिस्कस करूँगी। और जो हमारे सारे टीचर्स हैं उन्हें तो मालूम है ही, क्योंकि अभी हम सीधा रिसेंटली 10th पे हमने इसी क्राइटेरिया पे काम किया है। ठीक है, जो कि एक 10th का टैबुलेट करना काफ़ी हेक्टिक काम भी रहा हम लोगों के लिए। ठीक है, मतलब मैं तो अपनी तरफ से व्यू दे रही हूँ, हो सकता है किसी और टीचर के लिए ना रहा हो। ठीक है, तो अभी लेकिन सबके लिए काम आसान होने वाला है, क्योंकि अब सभी लोग सीख गए कि क्या वो क्राइटेरिया, क्या वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था जो सेट लिमिट हमें मिली हुई है। अब हर स्कूल की अपनी अपनी लिमिट्स हैं, अपनी अपनी रेंजें हैं, जिस रेंज पे हमें सेटिस्फाई करके आपका रिजल्ट बनाना है। ठीक है, तो ये रही एक बात। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हर स्कूल का एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड, किसी भी मोड से हम ये यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड कराए, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है ना। किसी का हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो, किसी का बहुत कम हो। तो ऐसा जहाँ पे कम डिफ़िकल्टी लेवल होगा तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होगा। ठीक है, तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो बल्कि वो पिछले और एग्जाम्स में नहीं कर पाया, क्योंकि जो CBSE का फाइनल टेस्ट होता है वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, राइट, कि वो कंप्लीट सही मायनों में बिल्कुल सेट और सबके लिए एक जैसा होता है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके मार्क्स का मॉडरेशन किया जाएगा, मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा या मॉडरेशन करके आपके मार्क्स को सेट किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास 11 थ्योरी मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। तो थ्योरी मार्क्स आपके वही लिए जाएंगे जो एंड फाइनल में है, ये वही चीज़ों के बारे में बात किया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम आपका एक रिजल्ट कमेटी। ठीक है, आपका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल टीचर्स के द्वारा ही डिसाइड कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें आपका एक स्कूल का प्रिंसिपल जो भी होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे, और दो आपके सीनियर मोस्ट टीचर जो भी स्कूल्स के जो भी आपके सर लोग डिसाइड करेंगे, देयर विल बी 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स ऑफ द स्कूल। एंड नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल मेंबर कमेटी में से 2 टीचर किसी दूसरे स्कूल्स के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को ले रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे आए जाएंगे एज एन एक्सटर्नल मेंबर्स। तो ये किसी एक पर्टिकुलर टीचर के हाथ में नहीं है, तो आप ये मत समझना कि एक टीचर ये बनाएगा। और ये मतलब ये स्टेटमेंट उनके लिए है जो बच्चे कुछ टीचर की नज़र में अच्छे नहीं होते या वो नहीं अच्छा काम करते तो चलो इसको कम नंबर दे दें, ऐसा मत सोचना। सबको फेयर मार्किंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बनेगी और ये कमेटी 10th क्लास के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो किया गया था। ठीक है, तो उनके अंडर पे सारा काम होगा, तो सारी चीज़ें जो होंगी बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व करी गई है कि आप IT स्पेशलिस्ट को ले सकते हैं, ताकि वो आपका अच्छे से रिजल्ट कंप्यूट करने में हेल्प कर दे आपको। और बाकी सब्जेक्ट टीचर्स अपने सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी बच्चा परफॉर्म करेगा उसका वो डेटा बना करके देंगे। ठीक है, तो ये रह गई। और बाकी ये तो कमेटी मेंबर्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कि अगर एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स हैं तो उनको 2500 रुपीज़ मिलेंगे बाय द बोर्ड, और जो इंटरनल कमेटी मेंबर्स हैं उन्हें 1500 रुपीज़ मिलेंगे। और यही सेम क्राइटेरिया रखा गया था आपका 10th क्लास में, तो ये टीचर्स को तो मालूम ही होगा, और जो कमेटी मेंबर्स हैं वो भी दे आर वेल अवेयर्ड अबाउट इट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द मॉडरेशन, जो हम यहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 का करने वाले हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, अगर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो रेफरेंस ईयर दिया जाएगा, ठीक है, जो रेफरेंस ईयर है वो रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंगली हमारा जो हो सकता है +-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वो मॉडरेशन में है। अब इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से है। बट यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए दिया है, कुछ स्कूल्स के लिए दिया है कि स्टूडेंट्स दोज आर अपेयरिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम
ठीक है, और कोई ऐसा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो बोर्ड जो है हिस्टोरिकल डेटा इस तरीके से कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्कूल जो बिलोंग नहीं करते स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप लाइक जैसे कि दैट इज़ इंडिपेंडेंट, हम यहाँ पे KVS JNV गवर्नमेंट एडेड इन स्कूल्स को ना लें, तो उनके लिए किस तरीके से होगा, ये सारे बारे में बात करी गई। या फिर किसी मतलब अगर कोई बच्चा अगर स्विच कर देता है, या स्कूल हैव स्विच्ड ओवर द अदर बोर्ड्स, अगर स्कूल ने स्विच ऑफ कर दिया है CBSE का अप्रूवल लेकर के, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे बच्चे का मार्क्स यहाँ पे बनाया जाएगा। और एक बार अगर आपकी रिजल्ट कमेटी फाइनल हो जाती है, ठीक है, once the result committee has been finalized, the marks on the basis of the test and exam, it has to be ensured that marks of students are aligned with the broad distribution of marks provided by the board, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान में रखते हुए आपका बनाएंगे। चलो अब मैं आपके लिए सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो इसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ, ठीक। स्टूडेंट हु पास क्लास 10th फ्रॉम अदर बोर्ड्स, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो ये है कि, तो इसमें ये बोलता है कि अगर आपका बच्चा किसी अदर उससे पास किया गया ना, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10th का। इसमें टू फैसिलिटेट, सीधी सी बात ये बोली गई कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे का मार्क्स, तो वो ऑलरेडी जो शीट बन के आएगी वो प्री फिल्ड मोड पे होगी, उसे CBSE आपको ऑलरेडी फिल्ड करके देगा। बट इन केस इफ़ इट इज़ नॉट फ्रॉम CBSE, तो स्कूल को उसके मार्क्स को अपलोड करके देने पड़ेंगे। स्कूल विल इंश्योर कि उसको वो मार्क्स वहाँ पे अपलोड करके वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ दैट कि आपको ये सारे जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, दे शुड बी सेफ एंड दे शुड बी सील, सारे रिकॉर्ड्स को सील कर लेना है अलॉन्ग विद द रेशनल डॉक्यूमेंट, जो नीचे अभी इसमें दिया हुआ है कि कैसे इसमें सब अंडर द कस्टडी ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। ये सारे काम प्रिंसिपल की उसमें अंडर गाइडेंस में हो करके ये सारी चीज़ें आपको सेव करके रखनी है, ताकि अगर इन फ्यूचर CBSE वांट टू वेरीफाई, दे कैन वेरीफाई दिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी, वही चीज़ मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि किसी को भी अनबायस मार्किंग नहीं मिलेगा कि आपने नहीं किया है और बहुत मिल गया है, और या फिर आपने बहुत काम किया और आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये बोला जा रहा है कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन विल बी एज पर द रूल्स 59 ऑफ द एग्जामिनेशन बाय लॉज ऑफ द बोर्ड, और डेट नीचे लास्ट में फाइनल दी गई है 31 जुलाई, ठीक है। और इसमें ये भी है कि देयर इज अ पॉलिसी फॉर वेरिफिकेशन, इफ़ यू वांट एनी असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द स्कूल एंड आंसर बुक हैव बीन शोन हैंडेड ओवर टू द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल्स, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वो फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन स्कीम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी फॉर द सेशन ऑफ 2021 के लिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के लिए आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका रिवैल्यूएशन इसमें होने वाला है, क्योंकि अब कॉपीज़ तो आपके ऊपर हैंडेड ओवर कर दी गई हैं स्कूल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस इज द शेड्यूल एक्टिविटीज़, एनेक्चर्स आर गिवन हेयर, बाकी ये वेबसाइट्स दी गई हैं। कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट, येस, अगर डिक्लेरेशन इसके बाद भी अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट के लायक होगा तो नहीं हो पाता, तो उसके लिए बाद में कंपार्टमेंट कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नॉट सेटिस्फाइड है उनके लिए भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये तो हमने कल इसके बारे में सारी डिटेल डिस्कशन कर दी गई है। फिर यहाँ पे आते हैं कमेटी के बारे में, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट कमेटी विल हैव दिस 5 मेंबर्स, दिस इज़ फॉर टीचर्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स। तो ये टीचर्स के लिए है कि कैसे कमेटी बनेगी। तो कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे, प्रिंसिपल और 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स और 2 टीचर्स दूसरे स्कूल के, जो कि सेकेंडरी स्कूल्स में सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा इस कमेटी में इंटरचेंज नहीं किया जाएगा कि आपके स्कूल का मेरे इसमें आ रहा है और मेरे स्कूल का आपके स्कूल में आए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये टीचर्स के लिए हैं, मैनेजमेंट के लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपका रूल्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमेटी। कमेटी का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से काम करना है, बिल्कुल फेयर, बार बार आपको बताया जा रहा है कि फेयर अनबायस्ड रिजल्ट डिक्लेयर करना है, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है। तो देयर शुड बी नो पार्शियलिटी फॉर दिस, ठीक है। वहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी जाएगी आपके साथ, तो अच्छे से रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट बैठ कर ही आपका रिजल्ट हम बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सीधे से, अगर हम आपको बताते हैं यहाँ पे, सी दिस इज़ द रेशनल डॉक्यूमेंट जो कि स्कूल की तरफ से भर के जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज़ फॉर द स्कूल। और अब हम आते हैं यहाँ पे इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये प्रोसेस सबके समझना, सभी को जानना चाहिए कि किस तरीके से उनके मार्क्स का मॉडरेशन मिल रहा है, ताकि स्टूडेंट ये ना कहें कि हमें कम या ज़्यादा मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो रेफरेंस ईयर दिया जाएगा 2020, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी क्राइटेरिया तो आपके स्कूल्स में आपके मैनेजमेंट ही आपको दे पाएगा
कि इस हिसाब में आपको अपना डेटा सेट करना है करके, राइट, है ना। तो जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैथमेटिक्स का लिया गया है, तो 2020 में मैथमेटिक्स में से जो 33 मार्क्स लेकर के आए होंगे, परसेंटेज है ये फ़िलहाल तो 33% जो मार्क्स लेके आए हैं वो 1% है, स्टूडेंट का 1% है, और 33 to 50 के बीच में 19% स्टूडेंट्स हैं, और 50 to 75% के बीच में 30%। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये रेफरेंस ईयर का क्राइटेरिया है, एंड ऑल्सो वेरी सेम क्राइटेरिया विल बी फॉलोड दिस ईयर ऑल्सो। ठीक है, आप यही क्राइटेरिया इस साल भी आपके लिए लगेगा। और इसमें जैसे अगर आप देख रहे हैं कि 1%, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 200 बच्चा है, तो 33% जो बच्चा है, 200 का 1% आप निकाल के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1% आ रहे थे, तो यानी 2 बच्चे जो होंगे वो बिलो 33 हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 19% ऑफ 200 वो कितना है, 38 हैं। इसी तरीके से 30% ऑफ 200 यानी 60 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपका 20% लिया गया था, तो 20% यानी 40। तो ये आपकी डिटेलिंग हो गई कि किस तरीके से आपको बच्चा यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया जाएगा, जो उसके मतलब जो मार्क्स यहाँ पे आएंगे, तो बच्चा आधा तो यहीं पे कैटेगराइज हमने कर दिया स्टूडेंट को। ठीक है, और ये जो टेक्निक है, यही सेम टेक्निक जो मैं आपको बोल रही थी, यही सेम जो है क्लास 10th के लिए भी एप्लीकेबल थी, कि रेफरेंस ईयर क्लास का लेकर के, क्लास 2020 का लेकर के जो रहा होगा उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली अभी हमें डेटा दिया जाएगा स्कूल्स को, हर स्कूल को ऑफिशियली डेटा भेजा जाएगा। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू कि किस तरीके से आपको मार्किंग अलॉट करनी है बच्चे को। ठीक है, तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरी वीडियो का, ये लास्ट में ही है, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आप कैटेगराइज कर दिए गए हैं, और कैसे यहाँ पे हर बच्चे का 95% नहीं आ सकता। मैं आपको शुरू से बोल रही थी कि जो बच्चा बहुत हाई लेवल पे है, तो ठीक है, उसको लो नहीं कर दिया जाएगा, और जो बिल्कुल लो है उसको बिल्कुल हाई नहीं कर दिया जाएगा। ये बात मैं आपको कल भी बताई थी, और यही बात मैंने आज आपको फिर से बोल रही हूँ कि सेम वो प्रोसीजर, इसलिए क्योंकि एक लिमिट आपको सेट करके दी जाएगी, वो तो आपके स्कूल के टीचर्स, आपके मैनेजमेंट को दी जाएगी। ठीक है, उनको उसी पे ही काम करना है। बाकी थोड़ा सा एवरेज अगर होता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे अगर हम कहें, वो +-2 या +-5 का हम ले सकते हैं, उसमें प्लस भी 5 हो सकते हैं आपके, -5 भी हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पेज पे अगर हम आ जाते हैं, जो कि यहाँ से अब ये हम बात बोल रहे हैं, तो फाइनल जो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी है बाय द स्कूल, वो 23 जून को फाइनलाइज कर दी जाएगी। तो 23 जून से पहले आपका कुछ काम नहीं होना है। बेसिकली यही होगा कि आपकी एक कमेटी बनेगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नोट कर लिए जाएंगे, और ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अगर बच्चे ने कोई अपना बोर्ड का तो वो चेंज नहीं किया गया है, उसका बोर्ड चेंज तो नहीं है, अगर है तो क्या है, फिर उसका स्टेटस किस तरीके से, वो सारी चीज़ें एक मतलब एक पर्टिकुलर बात कमेटी के साथ सारी डिस्कशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट है जो एक रोड मैप, जो कमेटी है वो पूरा एक रोड मैप अपना तैयार कर ली किस तरीके से उसको अपना काम करना है, और बाय द 30th of June और बाय 15th of July रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन। यस, मॉडरेशन तो होगा ही डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट मार्क्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 40% 30% निकालना है, तो मॉडरेशन इज़ मस्ट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होकर के 15th of July तक आपकी सारी बातें फाइनलाइज होकर के यहाँ पे बोर्ड के लिंक पे अपलोड कर दी जाएंगी 15 जुलाई को। और बाकी सारा काम करते हुए जो CBSE के बाद भी जो CBSE इसमें काम करेगा, लास्ट आपका 31 जुलाई को बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। पर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब 10th के लिए आया था, तो 10th का भी पर्टिकुलर डेट सेट कर दी गई थी कि उनका रिजल्ट बना दिया जाएगा, बट वो नहीं ऐसा हुआ, उसकी डेट आगे को एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसी तरीके से शायद हो सकता है, मे बी इस पर भी कुछ ऐसा ही हो, बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि 12th वाले बच्चों को ज़्यादा रुका के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे हैव टू टेक एडमिशन इन अदर वट एवर स्ट्रीम दे हैव ऑप्टेड फॉर। ठीक है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा वेट नहीं कराया जाएगा, ये काम बहुत जल्द से जल्द ख़त्म किया भी जाएगा। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका काम वेट करने का है। एंड फॉर टीचर्स, यस टीचर्स, वी हैव सो मच ऑफ वर्क अगैन, बट यस वी विल डू इट। ठीक है, हम लोग सारा ये काम करेंगे मिलके, और आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में हर बच्चे को अच्छा मार्क्स इसमें दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आप लोग इसका वेट करिए, एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आया तो कमेंट भी कीजिएगा अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। और बाकी आप ये शेयर तो आपने करनी ही है ये वीडियो विद ऑल योर नोन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।